अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को नॉमेनक्लेचर या नाम किस तरह दिया जाता है, इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं। तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को नाम देने के लिए आईयूपैक के मुताबिक हमें वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। वक्त गुजरने के साथ साथ इस नॉमेनक्लेचर में या इस नाम देने के सिस्टम में कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाती हैं, तो हमें उन चेंजेस को भी फॉलो करना पड़ेगा। अब जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करते हैं, जैसे कि नाम से वाज़ेह है कि ये एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो जिन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है उन कंपाउंड्स को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहेंगे और उनकी केमिस्ट्री को हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहेंगे। और हम जो केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं वो है डी ब्लॉक की केमिस्ट्री है, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कौन से एलिमेंट्स को कौन से ग्रुप वाले बनाते हैं, डी ब्लॉक वाले जितने भी मेटल्स हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को नाम देने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं वो किस तरह बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कंपाउंड्स देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। जिस तरह मेरे पास है पोटाशियम K4FeCN6 है, ये मेरे पास एक कंपाउंड है। अगर हम इसको देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे जो सिंपल इसमें आयन देख लेते हैं, कैटाइन और एनाइन देख लेते हैं, तो हमें नज़र आ रहा है कि इसमें पोटाशियम आयन है जो कि कैटाइन कहलाता है, आयरन आयन है ये भी कैटाइन कहलाता है, लेकिन साइनाइड एंड यहाँ पे क्या है, एनाइन है। अब इसको अगर हम पानी में डिजोल्व करें तो हमारे जहन में तो यही आ रहा है कि पानी में 3 तरह के आयन्स होने चाहिए, पोटाशियम आयन और आयरन आयन और साइनाइड एंड पोटाशियम आयन और आयरन आयन और इसके साथ साथ साइनाइड आयन। पोटाशियम आयन और आयरन आयन जो कि यहाँ पे कैटाइंस कहला रहे हैं और साइनाइड आयन जो कि यहाँ पे एनाइन कहलाता है। जब हम इसको पानी में डिजोल्व करते हैं तो हमारे एक्सपेक्टेशन तवक्को के मुताबिक, उम्मीद के मुताबिक के 3 तरह के आयन जरूर होने चाहिए। पोटाशियम आयन भी हमें मिलना चाहिए, आयरन आयन भी हमें मिलना चाहिए और साइनाइड आयन भी हमें मिलना चाहिए। लेकिन जब साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने ऐसे ही एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को पानी में डिजोल्व किया तो उनको जो रिजल्ट मिला है वो इसके बरक्स मिल गया, रिजल्ट इसके उलट मिला है। उनको जो आयन्स उन्होंने देखे थे, जो उनको पता लग रहा था कि ये आयन्स हमें मिलने चाहिए, लेकिन वो आयन्स नहीं मिले और इसके उलट कुछ उनको रिजल्ट मिला। फॉर एग्जाम्पल हम इसी कॉम्प्लेक्स के ही बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इसी कॉम्प्लेक्स को ही देख लेते हैं K4FeCN6। अब जब इन्होंने ऐसे ही एक कंपाउंड्स को ले लिया, पानी में डिजोल्व किया, तो इनको पानी में जो आयन नजर आए -4, इसके ऊपर टोटल जो चार्ज है वो -4 है। अब ध्यान दे कि हमने क्या कहा कि हमें पानी में पोटाशियम आयन भी मिलना चाहिए, आयरन आयन भी मिलना चाहिए, साइनाइड आयन, लेकिन केमिस्ट को पानी में सिर्फ पोटाशियम आयन मिल गया, ना उनको आयरन आयन नजर आया और ना ही उनको कोई साइनाइड आयन मिला। तो वो परेशान हो गए कि ये आयरन आयन और साइनाइड आयन कहाँ पे चले गए। उन्होंने देखा कि इस आयरन आयन और साइनाइड आयन की जगह पे कोई और चीज उनको नजर आ रही है, कोई और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उनको मिल रहा है। इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में जब उन्होंने देखा कि ये आयरन आयन और ये साइनाइड आयन तो आपस में जुड़े हुए हैं, और किस तरह जुड़े हुए हैं, जब इसके स्ट्रक्चर्स को देखा तो स्ट्रक्चर्स को समझने से कासिर थे, उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये स्ट्रक्चर इन्होंने कैसे बनाया। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे जिसको कैटाइन मिल रहा है वो तो सिंपल है, जो उनके रिजल्ट के मुताबिक था, सिंपल है, इसको समझना आसान है। लेकिन यहाँ पे जो एनाइन मिला, ये एनाइन को नहीं समझ पा रहे थे, तो इस एनाइन को इन्होंने कॉम्प्लेक्स का नाम दे दिया। लेकिन जब इस एनाइन को उन्होंने और मजीद स्टडी किया तो देखते क्या है कि सेंटर में एक एलिमेंट होता है और इसको इर्द गिर्द कई एटम्स या एलिमेंट्स या ग्रुप ऑफ एटम्स ने इसको सराउंड किया होता है, घेरा होता है। तो उन्होंने जब देखा कि ये है क्या चीज़, वो इसके स्ट्रक्चर को नहीं समझ पा रहे थे और बॉन्डिंग को भी नहीं समझ पा रहे थे, इस पर स्टडी करते गए। तो जब उन्होंने इसको बाकायदा स्टडी कर लिया तो उन्होंने देखा कि इनके बीच में जो सेंट्रल मेटल है या एलिमेंट है उनके बीच में और सराउंडिंग एलिमेंट्स के बीच में
कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। अब इस कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड्स के पाए जाने की बुनियाद पर इसको क्या नाम दे दिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम दे दिया, और इसकी केमिस्ट्री को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का नाम दे दिया। तो उन्होंने देखा कि हमें कैटाइन है, कभी और भी फिर आगे इसको स्टडी करते गए और बहुत से कंपाउंड डिस्कवर हुए और बहुत से कंपाउंड्स को देखते गए। उन्होंने देखा कि हमें जो आइंस मिल रहे हैं वो किसी में कैटाइन सिंपल होता है, किसी में कैटाइन कॉम्प्लेक्स होता है, इसी तरह किसी में एनाइन सिंपल भी होता है, किसी में एनाइन कॉम्प्लेक्स भी होता है। और आगे उन्होंने इसी चीज को फॉलो करके रूल्स रेगुलेशन बनाना शुरू कर दिए कि अगर ये कंपाउंड हमें मिल रहे हैं तो इसको अगर नाम देंगे तो कैसे देंगे। तो इसको नाम देने के लिए इन्होंने फिर कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाना शुरू कर दिए और उस रूल्स रेगुलेशन को हम अब फॉलो करते हैं। तो जब भी हम किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को नाम देते हैं हम उस रूल्स को फॉलो करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि फॉर एग्जांपल हमने लिया, हमारे एग्जांपल में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था वो ये है KFeCN, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जब इसको पानी में डिसोल्व किया तो ये दो हिस्सों में टूटा। जिस तरह सिंपल सॉल्ट्स टूट जाते हैं, सोडियम क्लोराइड है, ये पानी में सोडियम आयन में टूट जाता है और क्लोराइड आयन में टूट जाता है। ऐसा ही ये भी दो हिस्सों में टूट गया। एक हिस्सा इसका कैटाइन, एक पर पॉजिटिव चार्ज था, दूसरा है साइनाइन जिस पर नेगेटिव चार्ज था। अब इस चीज को जब उन्होंने देखा कि एक हमें सिंपल मिल रहा है और दूसरा हमें कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, तो उन्होंने आगे फिर जब इसके कैटाइन और एनाइन को देखा तो यहाँ पे नाम देने के लिए वो परेशान हो गए, रूल्स के लिए परेशान हो गए कि हमें क्या रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। तो उन्होंने कोई नया रूल्स बनाने की जो है ना वो कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने सिंपल सॉल्ट्स वाले रूल्स को ही फॉलो किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह हम सिंपल सॉल्ट्स में कैटाइंस का नाम पहले लिखते हैं और बाद में हम एनाइंस का नाम लिखते हैं, तो इसी तरह हम इसी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में भी ऐसा कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी ऐसा कर लेते हैं। हम ऐसा कर लेते हैं कि कैटाइन को हम पहले लिख लेते हैं और एनाइन को हम बाद में लिख देते हैं। ठीक है। अब जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लिखते हैं तो सबसे पहले कैटाइंस का नाम लिखते हैं, उसके बाद एनाइन का नाम लिखते हैं। अब यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में जो कैटाइन है वो पोटाशियम आयन है। ठीक है। और जो हमें एनाइन मिल रहा है ये हमें कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, इस पूरे पर -4 चार्ज। ये तो सिंपल है। ठीक है, जो हम अपने एग्जाम्पल में देख रहे हैं। लेकिन कुछ सॉल्ट हमें ऐसे मिलेंगे जिसमें ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, ये सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। इसी तरह हमारे एग्जाम्पल में हम यहाँ पे जो एनाइन ले रहे हैं ये है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, लेकिन आगे हमें ये कुछ कंपाउंड में हमें सिंपल भी, तो एनाइन सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स। इस तरह कैटाइन भी सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल हुआ उसको तो आगे परेशानी है नहीं, क्योंकि वो तो एक ही आयन है, उसको नाम देना आसान है, हमने उसको रीअरेंज कर लिया। लेकिन अब अगर कैटाइन कॉम्प्लेक्स आ जाता है या एनाइन कॉम्प्लेक्स आ जाता है, जिस तरह यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आयरन भी है, साइनाइड भी है। ठीक है, और साइनाइड के टोटल 6 ग्रुप अटैच हैं, और ये 1, ये 2 और फिर 7 ये हैं। अब यहाँ पे मसला पड़ गया कि हम इसको कैसे नाम दें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इन्होंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया। उन्होंने देखा कि सेंटर में एक एलिमेंट होता है और उसको सराउंडिंग वाले एलिमेंट्स ने घेरा होता है। अब जो सेंट्रल वाला एलिमेंट जो कि हमारे पास सेंट्रल मेटल कहलाता है, उन्होंने इस एनाइन को यहाँ पे जो हमारे एग्जाम्पल में एनाइन कॉम्प्लेक्स है इसके 2 टुकड़े कर दिए। 2 टुकड़े करने के बाद वो क्या देखते हैं कि एक इनको सेंट्रल मेटल मिल जाता है और दूसरा ग्रुप जो इनको मिल जाता है वो है जो सराउंडिंग, जो घेरे हुए हैं, जिसने सेंट्रल मेटल्स को घेरा हुआ है, इनको लिगेंड्स का नाम दे दिया। हमारे एग्जाम्पल में जो हम पढ़ रहे हैं इसमें आयरन जो है जो कि +2 की चार्ज में मौजूद है, और जो कि साइनाइड है ये क्या कहलाते हैं, लिगेंड्स कहलाते हैं, जो कि टोटल 6 ग्रुप अटैच है। अब इसको फोकस करने के ये जो आयरन हमारे पास पहुंचे, ये सेंट्रल मेटल है और ये लिगेंड्स है। अब ये जब हम इस सेंट्रल मेटल्स को आगे देखते हैं तो सेंट्रल मेटल्स को जब देखा गया तो हमने अभी बात की है कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स आ जाता है ये कैटाइन भी हो सकता है और ये एनाइन भी हो सकता है। लेकिन हमारे एग्जाम्पल में ये क्या एनाइन है,
हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सेंट्रल मेटल है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, या ये वाला जो हमें ग्रुप मिल रहा है, ये अगर एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी हो सकता है और ये कैटायनिक या फिर न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी हो सकता है। यानी ये पूरा हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम इसको बाद में दिया गया। तो ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है किसी में, और किसी में ये सिंपल भी हो सकता है। ठीक है, सॉरी, ये कॉम्प्लेक्स कैटाइन भी हो सकता है और ये कॉम्प्लेक्स एनाइन भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे एग्जाम्पल में ये कॉम्प्लेक्स एनाइन है। तो जब कॉम्प्लेक्स एनाइन है तब सेंट्रल मेटल्स को क्या नाम देना पड़ेगा, उसके लिए अलग रूल्स बनाएगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स कैटाइन है तब सेंट्रल मेटल्स को क्या नाम देना पड़ेगा, उसके लिए अलग रूल बनाना पड़ा। ठीक है, तो हम उन रूल्स को इंशाल्लाह आगे समझेंगे, लेकिन पहले इसको फोकस करेंगे किस तरह आप लोगों ने याद रखना है कि किस तरह इसको टुकड़ों में डिवाइड किया है। अब उसके बाद जब हम लिगेंड्स को देखते हैं, ये लिगेंड्स है। अब लिगेंड्स कहते कैसे हैं, लिगेंड जो कि लैटिन वर्ड है, लैटिनी जबान से इसको निकाला है, जिसका मतलब है टू बाइंड, मतलब जुड़ जाना। टू बाइंड, जुड़ जाना। ठीक है, ये बाइंड कर जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, ये जुड़ जाते हैं, सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ जाते हैं। हमने इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स को दो हिस्सों में तोड़ दिया। एक हिस्सा हमें सेंट्रल मेटल मिला और दूसरा हिस्सा हमें जो कि ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, जो कि एलिमेंट्स को, सेंट्रल मेटल्स को सराउंड किए होते हैं, जो सेंट्रल मेटल्स को घेर रहे होते हैं, हमने उनको लिगेंड्स का नाम दे दिया। अब लिगेंड जो थे ये हमें कई तरह के नजर आए। आगे जब हम कंपाउंड को स्टडी करते गए तो लिगेंड्स हमें कई तरह से नजर आए। तो उन लिगेंड्स की बुनियाद पर भी आगे इसकी क्लासिफिकेशन कर दी है, आगे इसके लिए रूल्स बनाए गए। अब जब हम लिगेंड्स को देखते हैं तो लिगेंड्स की बुनियाद पर किस तरह के हमें अगर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड्स को अरेंज करने हैं तो कौन कौन सी चीजें कैसे, किस तरह इसको डिवाइड किया गया, किस तरह रूल्स बनाए गए। हम देख सकते हैं कि हमने कुछ कॉम्प्लेक्स में देखा कि लिगेंड्स हमें ब्रिज की फॉर्म में मिल जाते हैं, जो दो सेंट्रल मेटल्स को आपस में जोड़ रहे होते हैं। ऐसे वाले को हम ब्रिज कहेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ए है और यहाँ पे भी एक सेंट्रल एलिमेंट है, ये बी है और ये बी इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो ये वाले इन दोनों के साथ अटैच है, ये क्या कहलाएंगे, ब्रिजिंग कहलाएंगे। ठीक है, ये ब्रिजिंग लिगेंड्स कहलाएंगे। लेकिन अगर हम इसको देख लेते हैं, यहाँ पे ये एक ही मेटल के साथ अटैच है सेंट्रल एटम के साथ, तो ये नॉन ब्रिजिंग कहलाएंगे। ठीक है, ये वाले नॉन ब्रिजिंग कहलाएंगे। अब इसी तरह यानी लिगेंड्स हमें कुछ में ब्रिज वाले भी मिल गए, ब्रिज भी बना रहे थे जो दो मेटल्स को आपस में जुड़ रहे थे, और कुछ हमें नॉन ब्रिज की फॉर्म में भी मिले। तब अब ब्रिज के लिए क्या नाम देना पड़ेगा, क्या रूल्स है, किस तरह नाम देंगे, और नॉन ब्रिज के लिए किस तरह नाम देना पड़ेगा, क्या रूल्स है। तो यहाँ से भी एक रूल्स बनाएगा, एक ब्रिज के लिए भी बनाएगा और नॉन ब्रिज के लिए भी बनाएगा। इसी तरह फिर हमने देखा कि लिगेंड्स हमें अटैचमेंट की बुनियाद पर भी डिफरेंट मिले। कुछ लिगेंड्स ऐसे थे जो एक ही जगह से अटैच हो रहे थे और एक ही बॉन्ड बना रहे थे, और कुछ लिगेंड्स ऐसे थे जिनके पास अटैचमेंट के लिए बहुत सी जगह मौजूद थी, एक से ज्यादा जगह मौजूद थी। तो अब वो लिगेंड जो एक ही साइड से अटैच हो रहे थे, जो एक ही बॉन्ड बनाते थे, हमने उसको मोनोडेंटेट का नाम दे दिया। मोनोडेंटेट, डेंटेट किसे कहते हैं, दांत को कहते हैं, टूथ को कहते हैं, कि ये एक जो है ना बॉन्ड बना रहे हैं, एक जगह से ये जुड़ रहे हैं। लेकिन उसी लिगेंड्स ऐसे भी हमें लिगेंड्स मिले जो कई बॉन्ड बना रहे थे, जो कई जगह से अटैच हो सकते थे, उसको पॉलीडेंटेट्स का नाम दे दिया। इसके पॉलीडेंटेट्स को नाम देने के लिए अलग रूल्स बनाया गया, मोनोडेंटेट्स को नाम देने के लिए अलग रूल्स बनाया गया। इसी तरह फिर हमने लिगेंड्स को जब आगे और कंपाउंड्स को स्टडी करते गए तो लिगेंड्स में हमें और वैरायटीज मिल गई। अब लिगेंड्स कुछ ऐसे थे जो एनाइन की फॉर्म में थे, जिन पर नेगेटिव चार्ज था, जो सेंट्रल एटम के साथ जुड़े होते थे वो नेगेटिवली चार्ज थे, और कुछ ऐसे भी हमें मिले लिगेंड जिन पर कोई चार्ज नहीं था, जो कि न्यूट्रल थे। जिस तरह हमारे एग्जाम्पल में साइनाइड आयन एनाइन है, और कुछ में अमोनिया अगर जुड़ जाता है तो ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है। तो हमें ऐसे भी ग्रुप मिल गए, ऐसे भी लिगेंड्स मिले। अब न्यूट्रल के लिए अगर न्यूट्रल लिगेंड्स हो तब क्या नाम देना पड़ेगा, एक रूल यहाँ से बनाया गया, और अगर लिगेंड्स एनाइन है तब क्या नाम देना पड़ेगा, यहाँ से भी एक रूल्स बनाया गया। आगे चलते गए तो लिगेंड्स को देखा गया कि कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें एक ही लिगेंड्स कई बार जुड़ा होता है,
सेम लिगेंड्स ही अटैच होते हैं, और कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे भी मिले कि उनमें लिगेंड डिफरेंट भी हमें मिले, एक से ज्यादा लिगेंड्स थे और वो लिगेंड्स थे भी डिफरेंट। अब डिफरेंट के लिए क्या नाम देना पड़ेगा और इसको कैसे अरेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए अलग रूल्स बनाया गया, और सेम को क्या नाम देना पड़ेगा और किस तरह अरेंज करना पड़ेगा उसको अलग रूल दिया गया। ठीक है, इसी तरह लिगेंड्स हमें आइसोमेरिज्म की बुनियाद पर भी अलग, लिगेंड्स की अरेंजमेंट्स की बुनियाद पर भी हमें अलग मिले, कुछ हमें ऑप्टिकल्स मिले और हमें ऐसे भी मिले जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट थी उनकी, तो उस चीज की बुनियाद पर ज्योमेट्रिकल के लिए अलग रूल्स बनाया गया और ऑप्टिकल के लिए अलग रूल्स बनाया गया। तो ये इस तरह रूल्स बनाए गए कि किस तरह हमें ये लिगेंड्स है और फिर सेंट्रल मेटल्स है और फिर कैटाइन और एनाइन को किस तरह अरेंज करना पड़ेगा। इस तरह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए नॉमेनक्लेचर का आगाज किया गया, और फिर हर जो है ना स्टेप के लिए, जिस तरह हमने कहा कैटाइन और एनाइन है, फिर एनाइन जो कि कॉम्प्लेक्स था इसको स्प्लिट कर दिया, दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक सेंट्रल मेटल मिला और दूसरा हमें लिगेंड्स मिला। अब लिगेंड्स में वैरायटीज भी आती गई, सेंट्रल मेटल में भी वैरायटीज आती गई, तो इन वैरायटीज की बुनियाद पर आगे इनको क्लासिफाई किया गया, आगे इनके लिए और रूल्स बनाते गए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं रूल्स रेगुलेशंस को डिटेल से पढ़ेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर था वो इंट्रोडक्शंस के तौर पर था कि किस तरह रूल्स बनाने की जरूरत पड़ गई और किस तरह कॉम्प्लेक्सिटी आती गई और किस तरह नए नए रूल्स निकालते गए। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।